बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात कर दिए गए हैं और इस खबर के आते साथ ही बहुत सी जो उम्मीदें थीं उन शख्सियात को या उन किरदारों को जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते थे, ख़ासतौर पर भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुका है, क्योंकि बहुत से महाजों पर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। एक तो वो सारा जो प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के जरिए करवाया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में कोई गलत फहमी पैदा हो चुकी है, शायद कोई दरार पैदा हो चुकी है। एक तो वो जो कयास आराइयाँ थी या वो ख्वाहिशात थी वो दम तोड़ गई। साथ में सदर प्यूटन क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, तो उस सारे के सारे दौरे का जो मज़ा था वो किरकिरा हो गया इस खबर के बाद, क्योंकि ये वही फील्ड मार्शल है जिनकी सरबराही में पाकिस्तान की तरफ से तारीखी छितराल की गई है मई के महीने में भारत की, भारतीय फोर्सेस की। और अभी उस शर्मिंदगी का दाग वो धो नहीं सके थे कि उनके मजीद 5 साल के लिए तैनात होने का और पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होने का ऐलान या नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इससे जुड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं और पहला जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फील्ड मार्शल की मुख्तसर गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों के साथ। क्या पैगाम दिया है उन्होंने पाकिस्तानियों को और अपने दुश्मनों को, ये भी आप तक पहुंचाते हैं। फिर कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं, उससे भी आपको बाखबर करेंगे, जिसके अंदर एक तो फितना ख़ारिज भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। साथ में वो सदर प्यूटन जिनके दौरे से भारतीयों ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि शायद कोई उनके लिए मेहरबानियां होने जा रही हैं रशिया की तरफ से। एक तो ये कि न्यूक्लियर सबमरीन को देने के लिए $2 बिलियन की डील होगी और 10 सालों में मुआहिदा जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन साथ में कुछ शराइत भी हैं कि ये सबमरीन जो न्यूक्लियर है, ये अगर भारत हासिल कर भी लेता है तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी शर्त है और इस हवाले से भी चहबगोइयां जा रही हैं। भारतीय मीडिया जो है वो सवालात पूछ रहा है, लेकिन इसके जवाब अब तक देने से भाजपा सरकार कासिर दिखाई देती है। और साथ में नाज़रीन, कुछ अहम बयानात आए हैं उनके एक साबिक जनरल की तरफ से, बांग्लादेश के एक सीनियर अस्करी ओहदेदार की तरफ से बड़ा ही वाज़े और दो टोक पैगाम दिया गया है कि इस खित्ते में तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया जाता। ये बहुत ही हैरानकुन बयान भी है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब चिकन्स नेक को, सिलगुरी कॉरिडोर को अलहदा करने की बातें हो रही हैं, जब ऐसे वक्त में भाजपा सरकार की तरफ से उसे एक तरह की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, एक के बाद एक वहां पे चेक पोस्ट बनाई जा रही है, बेसिस बनाई जा रही है कि किसी तरीके से शायद इसको बचाया जा सके, क्योंकि वहां पे अंदर से बहुत ज्यादा गुबार उठ रहा है, बहुत ज्यादा आजादी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं। तो ऐसे में बांग्लादेशी जनरल की तरफ से इस तरह का बयान आना कि भारत टुकड़े टुकड़े होगा तभी बांग्लादेश में और इस खित्ते में अमन आ सकता है, बहुत ही कैटेगोरिक है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। क्या उन्होंने कहा यह भी आपको बताएंगे। साथ में एक साथ 7 बड़े भारतीय एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक्स हुए हैं। कुछ दिनों पहले यह वाकया हुआ और उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ भी 1500 से ज़ायद फ्लाइट्स 72 घंटों में रिजेक्ट हुई हैं। इंडिगो एयरलाइन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं, लोग इस वक्त गालम गलोच कर रहे हैं और गिरबान पकड़ रहे हैं एविएशन हुकाम के, एयरपोर्ट के अमले के, और उनसे आखिर वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है उन्हें, कि उनके जो मामलात हैं, जारी बात है जो एयर ट्रैवल करता है वो एक माकूल मुआवजा भी देता है और बदले में वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे अच्छी सर्विसेज फराहम की जाएंगी। लेकिन मामला 2-4 फ्लाइट्स के डिले होने का नहीं है, 1500 से ज़ायद फ्लाइट्स का डिले होना। अब ये मामला क्या है, इसका जवाब कब तक दिया जाएगा, आवाम को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा, चीज़ें कब मामूल पर आएंगी, और ये साइबर जो अटैक है ये किसकी तरफ से किया गया, ये भी मामला अभी तक हल नहीं हो सका। लेकिन भारत गवर्नमेंट की तरफ से इसे ऑन किया जा रहा है, इसकी तस्दीक की गई है कि बहरहाल ये साइबर अटैक ही था। और आखिर में नाज़रीन आपको खबर दें कि गजा के मामले को किस तरह से सेटल डाउन किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेज़ 2 को अमली जामा पहनाने की बात हो रही है कि अब फेज़ 2 का मरहला है और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसने वो सारे जो दावे थे कि किस तरह से जेनोसाइड किया गया है, गजा में नस्लकुशी की गई है, उसकी एक बार फिर से तस्दीक की है। और एक कुछ सॉफ्टवेयर का मामला है, कुछ जो नाकदीन है या कुछ शरपसंद नासिर कह लीजिए, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि जी पाकिस्तान इजराइल के साथ कोई ताउन कर रहा है, उनके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान की ऑफिशियली इसकी तरदीद सामने आई है। ये क्या मामला है, इससे भी आपको रोशनास कराएंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले जो खबर है उसके साथ आगाज़ करते हैं
और सबसे पहले जो खबर है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, खासतौर पे भारत के अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती थी कि किसी तरीके से वो माहौल बना सके, किसी तरह से ये तासुर पैदा कर सकें कि अब तक जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात करना था, जिसमें कुछ टेक्निकल मामला थे, कुछ शिकों के अंदर क्या तब्दीलियां होनी है, क्योंकि पहली बार ये ओहदा जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था तो उसके अंदर डिले यकीनी तौर पर आया। लेकिन हुकूमत की तरफ से, अस्करी इदारों की तरफ से इसकी तरदीद की जा रही थी कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये टाइम टेकिंग मामला है और इस पर सोच विचार जारी है, वक्त पर यह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और अस्करी ज़राए ने अब इस बारे में तस्दीक की है कि उनकी मुशावरत से ही ये डिले हुआ और बाज़ाब्ता तौर पे इसका नोटिफिकेशन तो आज जारी हुआ है, लेकिन ये ऐलान गुज़िश्ता रोज़ कर दिया गया था और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि ये जो कमान है इस वक्त फ़ौज की इंतहाई मौसर और बेहतरीन हाथों में है। पूरे पाकिस्तान को इस क़यादत पर यकीन है और हुकूमत के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन चल रही है। जिस तरह से पाकिस्तान की सलाहियतों का मोतरफ पूरा आलम हो चुका है, पूरी दुनिया हो चुकी है, ये भी इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त महफूज हाथों में है। तो नाज़रीन, अब ये जो खबर है इसके मुताबिक आपके साथ कुछ डिटेल शेयर कर देते हैं। वज़ारत दिफा ने फील्ड मार्शल को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती और एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसी की नोटिफिकेशन अब बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिए हैं और इनके बाद सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये भी बताया गया कि इसके मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकरीबन 5 साल के लिए तैनात होंगे, यानी कि आज 5 दिसंबर 2025 है तो ये जो तैनाती है ये 5 दिसंबर 2030 तक रहेगी और इस दौरान में यकीनी तौर पे जो भी जिम्मेदारियां हैं और जिस तरह से हम आपको बता भी रहे हैं कि मुख्तसर उनकी गुफ्तगू भी हुई है, अहदाफ क्या है इस पर भी उन्होंने रोशनी डाली है, इसका भी तस्करा करते हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल दूसरी जानिब सिर्फ मामला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नहीं है, मामला एयर चीफ का भी है, क्योंकि एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू की निगरानी में जिस तरह से पाकिस्तान के जेट एस-3 हों, पाकिस्तान की F-17 थंडर हों, जिस तरह से S-400 को उन्होंने नकारा किया, जिस तरह से उन्होंने राफेल गिराए अनडिफिटेड तैयारे जो कि इस मार्के से पहले अब तक अनडिफिटेड थे, उन्हें भी ज़मीन बोस किया और साथ में इसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा एयर बैटल करार दिया जा रहा है, जहाँ पे लगभग 125 से ज़ायद 150 के करीब जंगी तैयारे फ़ज़ा में थे और एक जिसको कहते हैं ना कि सब कुछ DVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में हो रहा था, आमने सामने दो बदो नहीं हो रहा था, बल्कि ये सब कुछ एक वीडियो गेम की तरह था। और पाकिस्तान ने इस साइबर के मैदान में, इंफॉर्मेशन और खला के मैदान में अपनी सलाहियतों का जो लोहा मनवाया है, ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि चाइनीज़ वेपन्स की वजह से हुआ, चाइनीज़ भी शजदर हैं, चाइनीज़ भी पाकिस्तान की एयरफोर्स और उसकी सलाहियतों, उसकी कैपेबिलिटीज़ के मोतरफ हैं। तो एयर चीफ को एक्सटेंशन जो है यकीनी तौर पर उनकी एक्सटेंशन हो या फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन हो, ये उनकी सलाहियतों के एतराफ़ में है और ये दुश्मन के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर उसने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो इस बार तो 25 तैयारे हमने लॉक किए थे दुश्मन के और सिर्फ 7 या 8 हमारे हैं, अगली बार कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम कई बार दिया जा चुका है। तो नाज़रीन, खबर यही है कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सरबराही में पाक फ़िज़ाया मुद्दत जो है वो मौजूदा टर्म के अख्ताम यानी कि 19 मार्च 2026 से फिर ऑनवर्ड उन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2028 तक वो अपने ओहदे पर तैनात रहेंगे और अपनी जो बेहतरीन सलाहियतें हैं उसके ज़रिए एयर फोर्स को पहले से ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इक़दाम करते रहेंगे। और यकीनी तौर पर इस दौरान पाकिस्तान के पास J-35 समेत बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन्हें इंडल्ज करना है, जिसे शामिल करना है और फिर दुश्मन जो कि किसी खुशफहमी का शिकार है उसका भी तस्करा करते हैं कि Su-57 की बात हो रही है तो पाकिस्तान अगर J-10C के जरिए राफेल गिरा सकता है और रशियन तैयारे गिरा सकता है तो फिर पाकिस्तान के लिए J-35 से Su-57 हो, ये दुनिया का कोई भी जदीद तैयारा हो, उसको गिराना कोई नामुमकिन नहीं है। साथ में नाज़रीन, जो पहला पैगाम है फील्ड मार्शल का वो भी सुन लीजिए। दुश्मन खबरदार, उड़ान शुरू हो चुकी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पहले बयान में बहुत ही अहम पैगाम दे दिया है। आपको पता है कि किर्गिज़ सदर थे वो पाकिस्तान के दौरे पर थे और फील्ड मार्शल से भी उनकी मुलाकात थी। इस मौके पे जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे उनकी मुख्तसरन जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुनिए।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और अब पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। तो ये है उनका विजन, ये है उनका प्लान, जिसका उन्होंने इजहार किया है चंद अल्फाज में लेकिन बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कि अब पाकिस्तान को कोई भी नीचे लाने की अगर कोशिश करेगा या ख्वाहिश रखेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहती थी, आज पाकिस्तान के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी है, अमेरिका पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिला रहा है, लेकिन वो कुव्वतें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बल्कि हमें तरस आता है कि वो तन्हाई का शिकार है। सिर्फ आलमी सतह पे नहीं बल्कि अपने लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनका गिरबान पकड़ रहे हैं, उनके पास किसी भी सवाल का जवाब मौजूद नहीं है। जी हम बात कर रहे हैं भाजपा सरकार की और मोदी जी की। उनके साथ क्या हो रहा है आपसे कुछ ही देर में शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि फितना अल खारिज या भारतीय स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्द हैं उनका क्या अंजाम हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। सैकड़ों भारतीय एजेंटों की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से अब बाज़ाब्ता राब्ता कर लिया गया है, तो वो पाकिस्तान के अंदर हो, अफगानिस्तान में दुबक के बैठे हो या फिर दुनिया में किसी भी कोने में हो, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा। ये बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। खबर क्या जरा सुन लीजिए। हुकूमत बलूचिस्तान ने बैरून मुल्क बैठे कलअदम तंजीमों के सरबराहान, अहम कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशतगर्द हैं जिन अनासर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के रेड नोटिस के इजरा और आलमी अदालतों में मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया है। यह बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है और यह फैसला वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत होने वाले एक गैर मामूली और अहम नौयत के आला सतही इजलास में किया गया है। तो अब उन्हें पकड़ पकड़ के चुन चुन के वापस लाया जाएगा और इबरत का निशान बनाया जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन रूसी सदर के दौरे भारत के हवाले से। एक तो ये कि जो उनका इंटरव्यू हुआ है उसके ऊपर बड़ी लेदे हो रही है, जिसमें कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थी ख़वातीन, वो वहाँ पर पहुँची थी, अजीब व गरीब सवालात पूछे जा रहे थे एक तो क्रेमलिन में, और वो एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे और साथ में वो जो कट्ठे गाड़ी में बैठ के आने वाला मामला है। एक तो ये बात हो रही है कि जी सदर पुतिन ने कह दिया कि ये रूटीन का मामला था और कुछ प्लान्ड नहीं था, कोई राज और न्याज की बातें यहाँ पर नहीं हो रही थी। सिचुएशन ऐसी बन गई कि मोदी जी ने उनको ऑफर की और वो उनकी गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन चीजें बड़ी मजेदार हैं। एक तो ये कि दोनों गाड़ी में बैठकर आए, मोदी जी जब उतरे हैं तो उतरने के बाद फिर से हाथ मिला रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये मोदी जी का क्या दिमाग सठिया गया है कि जिस बंदे के साथ वो एयरपोर्ट से अपने घर तक आए हैं या वज़ीर आज़म हाउस तक आए हैं तो उसी शख्स से आप उतर के हाथ भी मिला रहे हैं। दूसरी चीज़ नोटिस की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि इनके पास अपनी खैर बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बनाती हैं, लेकिन जिस गाड़ी में बैठ कर आए हैं वो टोयोटा फॉर्च्यूनर है और वो जापानीज़ है। तो कहते हैं कि इस मामले में जापान की सबकत उसने हासिल किया, ना तो रशियन गाड़ी इस्तेमाल हुई ना इंडियन मकामी साख्ता गाड़ी को इस्तेमाल किया गया लाने के लिए, बल्कि एक जापानीज गाड़ी का इस्तेमाल किया गया टोयोटा फॉर्च्यूनर का, जिसमें बैठ के दोनों सरबराहान चाहे वो भारत के सरबराह हों या रशिया के सरबराह हों उन दोनों को लाया गया है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं इसमें जापान की फतह हुई है, जापान की प्रोडक्ट जो है वो उभर कर नुमाया हुई है। साथ में नाज़रीन जो एक मुआहिदा जिस पर बड़ी तवक्कुआत थी कि इस पर बड़ी सबकत हासिल कर लेगा भारत, और वो था न्यूक्लियर सबमरीन का मामला, वो भी खटाई में पड़ गया है और इसको टूथलेस कहा जा रहा है कि इसमें दांत निकाल के दांत खट्टे करके इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। खबर क्या जरा सुन लीजिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रूसी सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर गुज़श्ता शब भारत पहुंचे, जहां नई दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जी ने उनका इस्तकबाल किया। और आबदोस का जो मुआहिदा है भारत और रूस के दरमियान तकरीबन 10 साल से ज़ेर इल्तिबा न्यूक्लियर सबमरीन की लीज का मुआहिदा पुतिन की आमद की कबल आखिरकार फाइनल हो ही गया, मगर वो भी किसी काम का नहीं है। क्यों, जरा सुनिए। मुआहिदे से जुड़े ज़राए के मुताबिक भारत तकरीबन $2 अरब की अदायगी करके रूस से एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन किराए पर लेगा। एक तो ये नाज़रीन जो सबमरीन है या आबदोस है ये लीज पर ली जाएगी, $2 अरब की एवज ली जाएगी और साथ में जो शराइत हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जरा सुन लीजिए। रूस की जानिब से इस मुआहिदे में ऐसी शर्त शामिल की गई जो कि तकरीबन बेकार बना देती है इस सबमरीन को। मॉस्को की जानिब से दिल्ली को पाबंद किया गया है कि वो इस आबदोस को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं तो फिर आपने किसके इस्तेमाल करना है खिलाफ? चाइना तो पहले आपको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, चाहे वो समुद्रों में हो, फिजाओं में हो या ज़मीन का महाज हो। और पाकिस्तान भी हंगोर क्लास जो सबमरीन्स पाकिस्तान के पास हैं चाइना की और पाकिस्तान के इश्तराक से तैयार करदा, और ये भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान को समुद्रों में सबकत ले जाने के लिए काफ़ी है भारत के ऊपर। और भारत अगर इस तरह की होम्योपैथिक किस्म की सबमरीन $2 अरब के एवज हासिल करने जा रहा है रशिया से, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा घाटे का सौदा हो नहीं सकता। साथ में नाज़रीन मॉस्को की जानिब से दिल्ली को पाबंद किया गया कि वो इसकी आबदोस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, जबकि सिर्फ ट्रेनिंग मकासद के लिए होंगी।
तो हाथ सीधा कर रहे हैं आप इस पे, क्योंकि आपके जो जितने भी फोर्सेस के जवान हैं वो उनके बड़े मसाइल हैं। वो चलते चलते टैंक को पानी में डुबो देते हैं। ये 2 रोज़ पहले इनका जवान टैंक के अंदर मारा गया। इससे पहले आयरोस जो इनके फाइटर जेट्स के अंदर हादसात हुए हैं, जो पाकिस्तान से इन्हें मार पड़ी है, वो अपनी जगह मौजूद है और वो शर्मिंदगी अभी तक नहीं मिट रही। अच्छा, भारतीय सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये सूरत हाल उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक है। रूस ने ऐसा मुतालबा रखकर पाकिस्तान को फेवर किया है जो किराए पर हासिल की गई आबदोज़ को जंगी महाज की बजाय सिर्फ मशकों तक महदूद कर देगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अब आते हैं उस बयान की तरफ जो कि साबिका अस्करी सरबराह थे और साबिक जनरल थे बांग्लादेशी फोर्सेस के। उनका बयान बहुत ही अहमियत का हामिल है। बांग्लादेश के आला फौजी अफसर ने मोदी हुकूमत की दुम पर पाँव रखा है। यह बयान देखिए, बयान क्या है ज़रा सुन लीजिए। ये ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अब्दुल्ला अमान अज़मी, जिन्होंने हालिया बयान में कहा है कि भारत को टुकड़ों में तकसीम कर देना चाहिए ताकि बांग्लादेश और खित्ते में अमन कायम हो सके। गो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस सरजमीन पर तब तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्से बखरे ना हो जाएं, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। तो ये है वो बयान जिसकी वजह से इस वक्त आग बगोला हो रहा है। गोदी मीडिया भी, भाजपा सरकार भी, और वो बांग्लादेश से बड़े अरसे तक वो इन्वेस्ट करते रहे शेख हसीना वाजिद की रजीम के अंदर अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को दोलख्त करने में भारत ने किरदार अदा किया। लेकिन वो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है, मलिया मेट हो चुकी है। शेख हसीना वाजिद को वापस लाने की जो कोशिश थी वो भी दम तोड़ गई। अदालती फैसले के बाद उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा रही है। बांग्लादेश मुतालबा कर रहा है कि जी शेख हसीना वाजिद को वापस किया जाए ताकि उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जा सके, इबरत का निशान बनाया जा सके। और ऐसे में उनके अस्करी क़यादत के इस तरह के बयानात हाजिर सर्विस हो या रिटायर्ड हो, ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और ख़ासतौर पर सिलगुरी कॉरिडोर जो है अब लगता है कि वो अगले कुछ अरसे के अंदर भारत के हाथ से स्लिप होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पहले ही नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो या दीगर तहरीकें हो, वो इस कदर जोर पकड़ रही हैं कि भारत के लिए सिवाय उसके कि उसको छावनी में तब्दील कर दे और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची। तो मोदी हुकूमत ने साबिक बांग्लादेशी जनरल के बयान पर शदीद एहतजाज करते हुए ढाका को खबरदार किया है कि ऐसी किसी भी तजवीज़ को अमली जामा पहनाने से बाज रहे, वरना इससे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की तरफ आते हैं नाज़रीन। इससे पहले कि इस पर मज़ीद कुछ तबसरा करें, मामला यह है कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं एक के बाद एक साथ। बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर ये हमले हुए हैं कुछ दिन पहले, और मरकज़ी हुकूमत ने तस्दीक की है कि भारत के 7 बड़े एयरपोर्ट साइबर हमलों का निशाना बने। इन एयरपोर्ट्स में दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, हैदराबाद, बेंगलुरु शामिल है। और हमलों की वजह से नेविगेशन सिस्टम में तकनीकी खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। मुख्तसरन बताते हैं, कोई फ़्लाइट मनसूख नहीं हुई, हुकूमत की हटदर्मी बरकरार है। अपनी गलती को मानने के बावजूद ज़्यादातर स्पूफिंग दिल्ली एयरपोर्ट IGI के रनवे 10 पर लैंड करने वाले जहाज़ों को मुतासिर कर रही है। और इसका खुलासा अगर आपके साथ शेयर करें तो वो ये है कि 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर हमलों की जद में रहे। हमला जो है GPS स्पूफिंग के जरिए किया गया। कोई फ्लाइट इसमें मनसूख नहीं हुई, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट इंतहाई बुलंद कर दिया गया था। और ये वाकया भारत की एविएशन सिक्योरिटी सिस्टम पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि मामला इन्वेस्टिगेट किया जाता, इसका कोई हल निकलता या इसका कोई सदेबाब होता, 2 रोज़ पहले जो इस वक्त फ्लाइट ऑपरेशन इंडिगो फ्लाइट्स के ऑपरेशंस मुतासिर हुए हैं, उसमें 1500 से ज़ायद फ्लाइट जो है वो तातुल का शिकार हुई हैं। और भारत में इस वक्त खलबली पाई जाती है। जो यूज़र्स हैं, जो सारिफीन हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो एयरपोर्ट के अमले का, एविएशन के अमले के गिरबान पकड़ रहे हैं, उनको गालम गलोच दे रहे हैं, तोड़ फोड़ और मारपीट हो रही है वहाँ पर। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें आखिर किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। हुआ क्या है, खबर ज़रा सुन लीजिए। नाज़रीन, भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो, आजकल इंतहाई नाजुक और बुरे दौर से गुजर रही है। इसकी खदमात बुरी तरह से मुतासिर हुई हैं। ज़राए के मुताबिक तादम तहरीर आज जुम्मे को 600 से ज़्यादा फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं सिर्फ आज के रोज़। यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद इसकी तादाद 700 से ज़्यादा बढ़ चुकी हो, लेकिन अभी तक ये 600 से ज़्यादा फ्लाइट्स एक दिन में ये डिले हो चुकी हैं। पिछले दिनों में इंडिगो की 1500 से ज़्यादा प्रवासें मनसूख कर दी गई है। गुज़श्ता 72 घंटों में 1500 से ज़्यादा इनकी फ़्लाइट जो हैं वो मुतासिर हुई हैं। इन मनसूखियों ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे समेत कई बड़े हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मचा दी है। लोग इनसे मारपीट कर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनका जवाब देने पर तैयार नहीं है। तो आज यानी कि अगर बात की जाए सुबह के वक्त की, तो 10 बजे तक चारों हवाई अड्डों में तकरीबन 451 परवाजें मनसूख कर दी गई। इनमें हैदराबाद की 92, दिल्ली में 225, बेंगलुरु में 102 और पुणे में 92 फ्लाइट्स जो हैं वो तातुल का शिकार है। इस बीच शहरी हवाबाजी की वजारत ने इंडिगो की परवाज़ों की बार बार मनसूखी के मामले को बहुत
संजीदगी से लिया है। तो नाज़रीन, इनके जो वज़ीर हवाबाजी हैं वो भी अवाम को मुतमईन करने से या कोई सॉलिड आंसर देने से कासिर दिखाई देते हैं। तो ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, और एक ऐसे वक्त में जब रशियन प्रेसिडेंट वहाँ पर मौजूद हैं, यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स भी इसे कहा जा सकता है कि साइबर अटैक्स हो रहे हैं, फ्लाइट डिले का शिकार हो रही है, किस वजह से हो रही हैं, लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत इंतजामिया जो है वो पुतिन की पूजाएं करवाने में, उनकी अवभगत में लगी हुई है, और जिस मकसद के लिए उनकी इतनी अवभगत हो रही है वो मकसद भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसी यकीन दहानी अस्करी सतह पे अभी तक हमने नहीं देखी जो अभी तक एग्रीमेंट्स या डील्स सामने आ रही हैं। साथ में नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कुछ गजा का फॉलोअप लेते हैं जाते जाते, और शवाहिद मौजूद है। इस्राएली फौज ने गजा में जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है, और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में जारी इस्राएली फौजी कार्रवाइयों को बुनियादी तौर पर गलत करार दिया है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का एक अहम बयान आया जिसमें गजा मंसूबे का अगला मरहला वो कहते हैं कि जल्द शुरू होने वाला है। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अमन है, लोग इसे नहीं समझ रहे। ट्रंप ने मजीद कहा कि फेज़ 2 आगे बढ़ रहा है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि फेज़ 2 का जो दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उस पर अमल दरामद भी किया जा सके। साथ में जाते जाते आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान की तरदीद दफ्तर खारजा की तरफ से आई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर कोई ताउन या ताल्लुक नहीं है, तमाम अफवाहें हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि जासूसी या स्पाई वेयर से मुतल्लिक रिपोर्ट्स महज कयास आराइयाँ हैं। पाकिस्तान का इसराइल के साथ किसी सतह पर कोई ताउन या ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से तमाम अफवाहें बेबुनियाद हैं जिन्हें हम वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं, और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जो शरपसंद अनासिर हैं वो इस तरह की शुर्लियाँ छोड़ते रहते हैं गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए, चाहे वो नोटिफिकेशन जारी करने का मामला हो या इसराइल के साथ ताल्लुकात का मामला हो। तो उन तमाम गलतफहमी फैलाने वालों के लिए ये शटअप कॉल है कि इनकी दाल यहाँ पर गलने वाली नहीं है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।